मॉर्निंग एक बार कमेंट सेशन दिखा दीजिए, कमेंट सेशन दिखा दो एक बार, एप्लीकेशन वाला। तो अपन ने अभी तक रेफरेंस सर्विस के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके अलावा क्या पढ़ा था? कार्य, इतिहास, परिभाषा, आवश्यकता और संदर्भ सेवा के हमने स्तर भी देखे थे। ठीक है, संदर्भ सेवा के सामान्य तौर पर कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, सही है। हाँ, और आप बताओ, याद नहीं करे? क्यों नहीं कर रहे याद? अच्छा, देखो मेरी बात सुनो, साथ साथ याद कर लोगे तो अभी आसान काम है ना। जब ये बहुत बड़ा पहाड़ जैसा सिलेबस हो जाएगा ना, फिर क्या मतलब निकलेगा पढ़ने का, बताओ। ऑफलाइन में अपन इसीलिए आते हैं कि यहीं पे याद हो जाए। ऑनलाइन विद्यार्थी वो होते हैं जो खुद से ही तैयारी करते रहते हैं ना, तो वो खुद अपने आप याद कर लेते हैं। आप लोग यहाँ आ रहे हो तो मैं याद कराता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो। एक बार देखते जाओ इधर कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है, उसको रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, हमने अर्थ, इतिहास, परिभाषा, सिद्धांत देखा था, जिसमें से 4 चीजें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट करी हैं। एक परिभाषा, सिद्धांत, संदर्भ सेवा कार्य और संदर्भ सेवा के प्रकार, 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी। वापस से देखिए, संदर्भ सेवा की उत्पत्ति देखी थी हमने, संस्कृत भाषा के द्रव धातु, उसमें सम अपसर लगने से इसकी उत्पत्ति होती है। संदर्भ का अर्थ होता है बांधना, समायोजित या बुनना, और सेवा का अर्थ होता है मानवीय सेवा या विनम्रता पूर्वक द्वारा दी गई सेवा। पाठ्य सामग्री की अगर बात की जाए तो इसका मूल आधार होता है, संदर्भ सेवा का मूल आधार जो है वो पाठ्य सामग्री होता है। और संदर्भ सेवा के हमने 2 प्रकार पढ़े थे, रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस। वहाँ पे समय इसका मुख्य आधार होता है। उसके अलावा हमने देखा था कि अनुवाद सेवाएं जो है, ये अनुवाद सेवाएं भारत में 3 संस्थाएं हैं जो अनुवाद सेवाएं प्रदान करती हैं। एक राष्ट्रीय अनुवाद मिशन है, इसके अलावा एक भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, और एक कौन सा है? निस्केयर। निस्केयर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है। निस्केयर कहाँ पर है? दिल्ली में। नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो है ना, वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन कोलकाता में है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय भी कोलकाता के अंदर है। तो ये हमने छोटी सी बात करी थी कल। उसके बाद में पुस्तकालय के द्वारा पाठक को विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती है, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सेवा जो है कौन सी है? संदर्भ सेवा है। इसमें हमने एक क्वेश्चन देखा था कि कौन नहीं करता है, तो ILA दे दिया जाए, कोई भी एक संघ दे दिया जाए, तो वो जो अनुवाद सेवाएं वो नहीं देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इतिहास की बात करते हैं। सैमुअल स्वेट ग्रीन, SS ग्रीन के द्वारा जो है सबसे पहले 1876 में जो पत्रिका प्रारंभ हुई थी, उसमें एक लेख लिखा था। कभी अगर आपसे इस आर्टिकल की डेट पूछ ली जाए तो 1891 में है। मैंने पत्रिका की डेट लिख रखी है, देखो आपने ध्यान होगा तो ये क्या लिखा है? पुस्तकालय विज्ञान की पहली पत्रिका है ना, उसकी डेट लिखी हुई है। ठीक है, कई बार क्या है, मान लीजिए अगर डेट उसकी भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है, ये जो पत्रिका थी ना, ये जो लेख लिखा है, ये 1891 में आया था। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये तो पत्रिका है जो 1876 में पहली बार प्रकाशित हुई थी। 1870 के दशक में इन्होंने संदर्भ सेवा के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन 1891 में इन्होंने इसका वहां पे लिखा था। ठीक है, तो पब्लिश किया था इसको। लाइब्रेरियन और पाठकों के बीच व्यक्तिगत संबंध, ये आर्टिकल है, बहुत अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संदर्भ सेवा के जनक किसको कहा जाता है? सैमुअल स्वेट ग्रीन को, SS ग्रीन को। ठीक है, और भारत में किसको कहा जाता है? SR रंगनाथन साहब को। हमने कालक्रम देखा था, इसमें आपको अच्छे से पता है कि सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा अपना? आभासी या फिर डिजिटल होता तो वो भी लास्ट में हो जाता। ठीक है, फिर वेब पर आधारित सेवाओं में हमने देखा सिनकॉन्स जो है उसको किसको क्या कहते हैं? समकालिक। अगर आपसे सीधा सा पूछा जाए निम्न में से कौन सा एक समकालिक सेवा नहीं है, और उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएं, कि जैसे कि एक तो दिया जाए आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस, एक आपको लाइव चैट दे दिया जाए, एक आपको फोन ऑन कॉल दे दिया जाए, और एक आपको ईमेल दे दिया जाए, तो कौन सी सेवा नहीं होगी? ईमेल नहीं होगी। ईमेल किसके अंदर जाएगी? क्यों जाएगी ईमेल? वो 12 घंटे के अंदर भी देख सकता है, वो उसको तुरंत इंस्टेंट देख सकता है, उसका सेम समान उस पर समान टाइम पे कन्वर्जेशन नहीं चल रहा है। ठीक है, फिर संदर्भ सेवा भारत में 1926 में 1926 में SR रंगनाथन साहब ने प्रारंभ की थी, मद्रास विश्वविद्यालय के अंदर इसको प्रारंभ किया था। और जब ये वहां से इंग्लैंड से लौट के आए थे तो 1924 में इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। वैसे तो प्रत्येक रविवार जो है ये अपने घर पे ही दिया करते थे प्रारंभ में। ठीक है, मार्गरेट हैचन्स देखा था अपन ने, रेफरेंस इंटरव्यू शब्द दिया है, ये याद रखना है। ठीक है,
फिर हमने पाठक दीक्षा तो आज पढ़ेंगे ही। परिभाषाओं में हमने दो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं देखी थी, कौन कौन सी, एक लुईस शॉर्ट्स की और एक किसकी है, विलियम बिल कैट्स की है। दो परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपको सबसे ज्यादा दो, बाकी याद नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाएगा। विलियम बिल कैट्स क्या है, संदर्भ सेवा क्या है, कल्पना का क्रियाशील रूप है, ठीक है, क्या है, कल्पना का क्रियाशील रूप, किसने कहा है, विलियम बिल कैट्स ने। और लुईस शॉर्ट्स ने क्या कहा है, फौज के लिए गुप्तचर। अब देखो एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि निम्न में से कौन संदर्भ सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है, प्रश्न पूछ रहा है कि संदर्भ सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है। अब जो व्यक्ति संदर्भ सेवा की परिभाषा दे रहा है क्या वह संदर्भ सेवा से जुड़ा हुआ नहीं है, 100% होगा। तो आपको इसीलिए भी ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक प्रश्न आएगा आगे चलकर इनकी पुस्तकें, तो लास्ट में मैं आपको इनकी सबकी पुस्तकें लिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा विलियम बिल कैट्स क्या कह रहे हैं, कल्पना का क्रियाशील रूप है। और फौज के लिए गुप्तचर कौन कह रहा है, लुईस शॉर्ट्स कह रहा है, ठीक है। और एस.आर. रंगनाथन की पुस्तक कौन सी थी, पुस्तक एस.आर. रंगनाथन की रेफरेंस सर्विस कब आई थी, 1940। 60 में क्या आया था उसका सेकंड संस्करण, फिर क्या आता है उसका रीप्रिंट आता है, कब आता है 1989 के अंदर, 1989 के अंदर। तो चाइल्ड्स क्या कहते हैं, जटिलता किसकी है, कुंजी की जटिलता है, उसको बताना, प्रश्नों के उत्तर देना, ठीक है, और जिज्ञासा को शांत करना। जेम्स आई वायर की एक पुस्तक आई है, रेफरेंस वर्क की टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट एंड लाइब्रेरीज, किसकी आई थी ये, जेम्स आई वायर की, कब आई थी ये, रेफरेंस वर्क ए टेक्स्ट बुक फॉर स्टूडेंट एंड लाइब्रेरीज, कब आई थी ये पुस्तक। सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, निम्न में से सुमेलित करिए। 1930 के अंदर जेम्स आई वायर ने लिखी थी ये पुस्तक, मैंने आपको बताई थी, ठीक है, लिख भी रखी, आप लोगों ने भूल जाते हो। विलियम बिल चाइल्ड्स की परिभाषा देख ली, सैमुअल स्वेट ग्रीन, जेम्स आई वायर, सैमुअल रोथस्टीन, तीन मैंने नाम बताए थे, सेम सेम नाम लग रहे हैं, इनको अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए, जेम्स आई वायर ने 1930 में सिद्धांत दिया था, एस.आर. रंगनाथन ने 1940 में दिया था, सैमुअल रोथस्टीन ने 1960 में दिया था, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है अपने को। जेम्स आई वायर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, तीन सिद्धांत बताए थे, कौन से हैं, CML, सी क्या है, कंजर्वेशन है, M क्या है, मॉडरेट है, L क्या है आपका, लिबरल है। कंजर्वेशन बिल्कुल समानार्थी है किसका, मिनिमम का। सैमुअल रोथस्टीन ने जिसको मिनिमम, मिडलिंग, मैक्सिमम कहा है, उसी को जेम्स आई वायर ने कंजर्वेशन, मॉडरेट और लिबरल कहा है। सेम काम करते हैं ये तीनों तीनों। अगर मैं आपसे कंजर्वेशन की बात करूं, चाहे मैं आपसे मिनिमम की बात करूं, दोनों में समानता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पाठक को सिर्फ निर्देश देना निम्न में से कौन सा एक प्रकार है, कंजर्वेशन, मॉडरेट, लिबरल, कौन सा हो जाएगा, कंजर्वेशन हो जाएगा। हम पाठक के पास जा नहीं रहे, उसको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर रहे। पाठक इधर से, मान लीजिए आप चौराहे पे खड़े हो, कोई आपसे सीधे पूछता है कि बताइए गुजर की थड़ी जाना है मुझे, किधर से जाऊं, आप कह दोगे सीधे चले जाओ। एक कह रहा है कि भैया मैं तो जानता नहीं, मेरे तो चलना भी नहीं आता, तो आप पीछे बैठ के ही चले गए। कई जगह उदार होते हैं ना, अरे चल मैं चल रहा हूँ वहीं तक, वो होता है मध्यम दे दिया आपने। और एक होता है उदारवादी, उसका पूछता है गुजर थड़ी में कहाँ जाएगा, बोले शांति नगर, और वहीं चल रहा हूँ भैया। उदारवादी उससे भी एक्स्ट्रा लेवल का हो गया, ठीक है। तो रूढ़िवादी, मध्यम और उदारवादी। हम मिनिमम देते हैं, मतलब रूढ़िवादी है, सिर्फ संकेत दे दिया, इशारा दे दिया, जाओ। मध्यम में क्या होता है, पहुंच जाते हैं, और उदारवादी में, चलिए समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या था, संदर्भ सेवा की आवश्यकता। आवश्यकता वैसे तो मुझे लगता नहीं कि आपको याद करनी, करोगे, याद हो जाएगी। तो पाठकों का समय बचा, एक लाइन लिखी हुई है इसमें। इसी के आधार पर एक बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, जब आप 5 लॉज ऑफ फंडामेंटल पढ़ेंगे, वहां पर 5 नियम याद करें, कई कौन कौन से हैं, नाम याद है, बुक्स, हाँ बिल्कुल यूज, हाँ, सेव द टाइम ऑफ रीडर, क्रम से बताना है ये, एक्चुअली एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा। सेव द टाइम ऑफ रीडर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा, चौथा है। तो ये मैंने सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिए इसको फर्स्ट पे, क्यों दिए, कई बार आपसे सीधे से प्रश्न पूछेगा, संदर्भ सेवा पुस्तकालय के कौन से नियम को सर्वाधिक जोर देता है।
तो चौथे को, ठीक है, क्योंकि पाठकों को समय बचाना है ना, तो चौथे को सबसे ज्यादा जोर देता है। अब साहित्यिक विस्फोट है, प्रलेखों की जटिलता है, नव आगंतुकों का मार्गदर्शन है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, संदर्भ सेवा की विशेषताओं में ज्यादा कुछ याद नहीं करना, सबको देना है, समान देना है, याद रखना है। सेवा के कार्य इंपॉर्टेंट था, कितने कार्य थे? 6 कार्य। पहले 3 आपको याद थे, सबसे पहले सुपरवाइजरी का कार्य होगा, फिर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन, और फिर क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन, और सबसे अंत में क्या होगा? एवेल्युएशन, ठीक है। वो सीधा सा क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है। इनमें से दे देगा, यहाँ 4 कौन सा नहीं है, एवेल्युएशन की जगह कुछ और दे देगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है। संदर्भ सेवा के ये लेने कितने कार्य बताए हैं? 6 बताए हैं। कितने बताए हैं? 6। कौन कौन से याद करो फटाफट। याद है सबको? चल, संदर्भ सेवा के प्रकार में हमने 2 चीजें देखी थी, एक रेडी रेफरेंस और एक लॉन्ग रेंज रेफरेंस देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? एक रेडी और एक लॉन्ग, एक रेडी और एक लॉन्ग। रेडी में क्या था? सामान्य से प्रश्न पूछ रहा था, सीधा प्रश्न जिसका आंसर हम कुछ ही क्षणों में दे रहे थे, ठीक है। और लॉन्ग रेंज में क्या था? अधिक समय लग रहा था, उसमें कई तरह के प्रश्न थे जिनमें विश्लेषण टाइप का भी था, रिसर्च भी करनी पड़ सकती थी। तो ये सब जो बातें थी ये अपने लॉन्ग रेंज में थी। इसमें समय इंपॉर्टेंट रहता है। हमने कहा था कि जब संदर्भ सेवा देते हैं तो उसमें पाठ्य सामग्री मूल आधार होता है, और जब हम संदर्भ सेवा में रेडी या लॉन्ग रेंज देते हैं तो यहाँ पर समय मुख्य आधार होता है। पाठ्य सामग्री संदर्भ सेवा के लिए और समय इन सेवाओं को देने के लिए। जब रेडी रेफरेंस सर्विस की आपसे बात की जाए, रेडी रेफरेंस सर्विस की सबसे पहले अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई थी? SR रंगनाथन साहब के द्वारा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए प्रिपरेशन सर्विस और एजिमुलेशन जो है वो किसके एक प्रकार हैं या किसके स्टेप हैं? लॉन्ग रेंज रेफरेंस के। क्यों है? क्योंकि हमको जब व्यापक संदर्भ सेवा देनी है, जब हमको गहन संदर्भ सेवा देनी है, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें सेवा भी देनी है, और उसके लिए हमें जो हमने डेटा इकट्ठा किया है उसको आत्मसात भी करना है, ठीक है। तो उसको एजिमुलेशन बोलते हैं, रिकॉर्ड का या उसको अभिलेखित करना है, एक जगह इकट्ठा करना। फिर हमने प्रश्नों की प्रकृति देख ली थी दोनों में। तो प्रश्नों की प्रकृति इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि ये संदर्भ जो ग्रंथ है ना ये इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा पूछा जाएगा एनसाइक्लोपीडिया किसके लिए आता है? एनसाइक्लो रेडी के लिए, ठीक है। गजेटियर पूछ ले जाए, ईयर बुक पूछ ले जाए, डायरेक्टरी है ना, एक पंचांग है, पंचांग को बहुत बार पूछा गया है। पंचांग, पंचांग देखा है? पंचांग जिसको अपन जर्नली यूज लेते हैं, क्या होता है पंचांग? एग्जाम में पूछा गया था। पंचांग है भूतकाल की घटनाओं का संकलन, भविष्यकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी, वर्तमान समय का अद्यतन अपडेट, या ऐसा एक नन ऑफ दीज था। 4 ऑप्शन थे। तो क्या हो जाएगा? भूतकाल, वर्तमान या भविष्य। क्या होता है पंचांग? भविष्य के लिए, ठीक है। एकमात्र कैलेंडर है जो भविष्य के बारे में बताता है, बाकी कैलेंडर जो होता है वो क्या बताता है? वर्तमान समय को बताता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। पंचांग भी है, इंसाइक्लोपीडिया भी है, गजेटियर भी है, ईयर बुक है, डायरेक्टरी और डिक्शनरी है, ठीक है। ये सबके सब किसके हैं? आपके रेडी रेफरेंस में है। और अगर आपसे पूछा जाए लॉन्ग रेंज रेफरेंस में कौन से काम आएंगे, तो लॉन्ग रेंज के अंदर कौन से काम आएंगे? बुक्स आ जाएंगे, पैम्पलेट्स आ जाएंगी, पीरियोडिकल्स आ जाएंगी, सीरियल्स आ जाएंगे, ये सब किस में आएंगे? लॉन्ग रेंज में, क्योंकि वहां पर नए नए रिसर्च आएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि एक पाठक प्रश्न पूछता है जिसकी आप सहायता करने के लिए असमर्थ हैं, आपने उसको आंसर, उसके उत्तर को देने के लिए आपने विभिन्न वेबसाइटों का सहारा लिया, तो इसमें जो वेबसाइट शब्द आया है ये निम्न में से किसको इंगित करेगा? लॉन्ग रेंज में करेगा, लॉन्ग रेंज को ही करेगा, क्योंकि हम उसमें तो फिक्स थे हमारे पास में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। पाठक की प्रकृति हमने देखी थी, आकस्मिक आएगा, नियमित आएगा, अनुपस्थित आएगा, ठीक है। 3 तरह के पाठक आते हैं। लॉन्ग रेंज के अंदर हमने देख लिया था, पीरियोडिकल्स है, बुक है, आर्टिकल है। अब पीरियोडिकल्स जो है इनको क्या कहते हैं अपन? पत्रिका। कई बार मैगजीन आ जाती है, ठीक है, कई बार इसकी जगह जर्नल आ जाता है, तो ये भी इसी के प्रकार हैं। जर्नल्स, मैगजीन, पीरियोडिकल सब इसी के टाइप हैं, ठीक है।
बुक्स आ जाएगा, नॉन बुक मटेरियल में इसमें जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। जैसे हमने देखा है वर्चुअल रेफरेंस सर्विस, ठीक है। सूचना के स्रोत में देखो पीरियोडिकल्स थी, रिपोर्ट, नॉन बुक मटेरियल है, मोनोग्राफ है और रिसर्च मोनोग्राफ हमने देखा था कि सूचना के स्रोतों में जब कैटेगरी करेंगे थोड़ा सा अलग ध्यान रखना है इसको। संदर्भ सेवा के स्तर देखे, संदर्भ सेवा के 4 स्तर बताए गए हैं। सबसे पहले बताया रेडी रेफरेंस, फिर लॉन्ग रेंज, फिर आपका रिसर्च यानी अनुसंधान, और एक और कौन सा बताया था? भ्रमणशील नहीं था, भ्रमणशील, आउटरीच और वो अलग बताया। सोचो कुछ तो याद आ रहा होगा आप है? चलो ऐसे नहीं, आप तत्काल का बताओ है? हाँ हाँ, आया आया आया, याद आया। रेफरल सेवा, ठीक है, सही कह रहे हो आप, रेफरल सेवा जो है चौथा है। तो रेडी रेफरेंस में समय की क्या है अवधि? 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। लॉन्ग रेंज में क्या है अवधि? 5 से 30 मिनट, ठीक है। अनुसंधान रिसर्च में क्या है? 30 मिनट से सप्ताह भर। और लास्ट जो है आपका वो होता है कौन सा? रेफरल सेवा। रेफरल में क्या करते हैं हम? पाठक को ही भेज देते हैं, भैया हमारे पास में इसका उपाय नहीं है, हमारे पास इसकी जानकारी नहीं, हमने क्या कर दिया? रेफर कर दिया उसको, ठीक है। रेफरल में 2 प्रकार की होती है, एक प्रश्न का रेफरल और एक पाठक का रेफरल। इंपॉर्टेंट ये था कि अनुसंधान का दूसरा नाम क्या है, तो उसे विस्तारित संदर्भ सेवा कहते हैं। आपसे सीधा सा पूछा जाएगा एक्सटेंशन रेफरेंस सर्विस किसको कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन रेफरेंस सर्विस किसको कहते हैं अपन? तो अनुसंधान सर्विस को कहते हैं, अनुसंधान जिसमें किया जाता है। भ्रमणशील, आउटरीच और आभासी हमने 3 चीजें देखी थी, जिसमें समकालिक और असहकालिक हमने 2 चीजें देखी थी। इसमें वीसी और चैट थी, इसमें वेबसाइट और ईमेल और टेक्स्ट था। यहाँ रोवरिंग रेफरेंस लिखा हुआ है, ये था कि जो पाठक जो थोड़े शर्माते हैं या जो अपने पास में नहीं आ पाते, जो झिझकते हैं, उनके पास में जाके हम उनको सेवाएं दे दें। ईमेल टेक्स्ट ने वेब फॉर्म कहा जाता है, वेब फॉर्म करते वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से। विकास में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना था, ठीक है। तो ये अपन ने अभी तक जो क्लास में पढ़ा था उसकी बात करी थी, ठीक है। बताया था ना आपको, भ्रमणशील जो है वो, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ये संदर्भ सेवा है, इधर जो है ये मैनेजमेंट का टेक्निकल, मैनेजमेंट का जो अपने बाइंडिंग सेक्शन है, इधर हमने देखा टेक्निकल सेक्शन है। मैं यहाँ से जा रहा था, आराम से पुस्तकालय के अंदर घूम रहा था, टेक्निकल सेक्शन वालों ने कहा कि सर आप रेफरेंस सर्विस से हो? मैंने कहा हाँ। तो हम इस पुस्तक का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हमें इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी कि एक्चुअली ये पुस्तक जो है वो कौन से विषय के अंदर सटीकता के साथ जाएगी, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन वाला डिपार्टमेंट आपसे संदर्भ सेवा लेना चाह रहा है। डिपार्टमेंट के अंदर आप पुस्तकालय के अंदर घूम घूम के जानकारी दे रहे हो, ठीक है। तो ये होता है भ्रमणशील। आउटरीच होता है पुस्तकालय से बाहर जाकर, कोई कम्युनिटी है, कोई पे कहीं कोई छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, वहां जाके आप लोगों ने संदर्भ सेवा दे दी। आउटरीच यानी एक्सटेंशन कर दी हमने, और भ्रमणशील यानी पुस्तकालय के अंदर हमने सेवाएं दी, ठीक है। संदर्भ सेवा के प्रकार हैं, हाँ, संदर्भ सेवा के ही प्रकार हैं अलग से, हाँ, ठीक है। आपसे सीधा सा पूछ लिया जाए वर्चुअल सेवा क्या है, वर्चुअल रेफरेंस सर्विस क्या है, तो संदर्भ सेवा का एक प्रकार है जिसको अपन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देते हैं, ठीक है। पाठक दीक्षा, यूजर ओरिएंटेशन, पाठक दीक्षा क्या है? अब जो प्रश्न है आसान सा टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत इजी है टॉपिक, ठीक है। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा, शब्द लिखने से ही समझ में आ जाएगा कि क्या है इसमें। सबसे पहले सवाल, पाठक दीक्षा जो है वो किसके लिए देते हैं? तो नए जो यूजर्स आते हैं उनके लिए देते हैं, ठीक है। तो पहला इसमें सीधा सा प्रश्न,
यूजर दीक्षा में क्या आता है? नव आगंतुक जो पाठक हैं उनके लिए पुस्तकालय की सेवा, पुस्तकालय के नियम, उसके कार्य से परिचित करवाना क्या कहलाएगा? आपका पाठक दीक्षा यानी यूजर ओरिएंटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ से आपको सीधा से याद रखना है। एक प्रश्न पूछा था कि नवागंतुक क्या है, तो आगे चलकर जो इसने 4 प्रकार बताए ना पाठकों के, तो उसमें हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है पाठक दीक्षा यूजर ओरिएंटेशन क्या है। नव आगंतुक पाठकों के लिए पुस्तकालय की सेवाओं, नियमों और उसके कार्य से परिचित करवाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ये जो पाठक जो शब्द यहाँ पे आया है, तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने डॉक्टर 4 प्रकार के पाठक बताए हैं। कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। और संदर्भ सेवा जब हम दे रहे थे वहां पे भी कुछ पाठक बताए थे, ध्यान है क्या? 3 प्रकार के बताए थे, ध्यान है? नए या नवीन पाठक एक ऐसे होते हैं जो पुस्तकालय में सबसे पहले नए जो पाठक आते हैं वो होते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं आपके नियमित पाठक। ये नियमित पाठक ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं। ठीक है, साधारण प्रश्नकर्ता होता है और एक होता है आपका विषय विशेषज्ञ, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यानी 4 तरह के पाठक होते हैं। अब आपसे सीधा सा पूछा जाएगा कि रंगनाथन साहब ने कितने प्रकार के पाठक बताए हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? नए या नवीन पाठक, फ्रेश यूजर्स, ठीक है, नियमित यानी रेगुलर यूजर्स, साधारण प्रश्नकर्ता होता है, सिंपल क्वेश्चनरीज, ठीक है, और सब्जेक्ट एक्सपर्ट, विषय विशेषज्ञ यानी सब्जेक्ट एक्सपर्ट। 4 तरह के पाठक हैं, यानी इन पाठकों को आपको संदर्भ सेवा देनी है। ठीक है, कैसे पाठक हैं? या तो नए हैं या नवीन है, या फिर नियमित हैं, या साधारण प्रश्नकर्ता हैं, या फिर विषय विशेषज्ञ हैं। अब अगला जो प्रश्न आएगा वो पूछा जाएगा कि बताइए साधारण प्रश्नकर्ता को आप कौन से प्रकार की एक सेवा प्रदान करोगे? और ऑप्शन है आपके सामने, रेडी रेफरेंस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस, यूजर ओरिएंटेशन, और यूजर ओरिएंटेशन में CAS, करंट अवेयरनेस सर्विस। तो आप कौन सी एक सेवा जो है इनको प्रदान करोगे? यहाँ 3 नंबर पे जो लिखा हुआ था आपका, सिंपल जो क्वेश्चन कर रहा है ना, उसको आप कौन से एक प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हो? ये ऐसे प्रश्न जब भी थ्योरी से निकाल के आते हैं ना, ये क्वेश्चन अधिकांशतः एग्जाम में आपको मिलेंगे, लेकिन कई ऐसे किताबों में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये थ्योरी से जब उठाएगा ना तो इस तरह के प्रश्न उठाएगा। जैसे ग्रेड 3 में अभी कम से कम 30 क्वेश्चन उठाए हैं ऐसे ऐसे,
है ना। तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग में सेट रहे कि अगर यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो कैसे पूछेगा। अब ये लिखा है आपने, तो ये सिर्फ आप लिख के याद कर सकते थे, लेकिन अब इससे प्रश्न कैसा आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनको किस तरह की अपन सेवा देते हैं उसकी बात करते हैं। ये जो नया ये नवीन पाठक है ना, इसको हम सिर्फ कौन सी सेवा देते हैं, पाठक दीक्षा देते हैं। कौन सी देते हैं अपन, पाठक दीक्षा देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको अच्छे से लिखवा दूंगा। पाठक दीक्षा जो है वो किसको देंगे हम, नए या नवीन पाठक के लिए देंगे। अगला प्रश्न है आपका कि नियमित पाठक, नियमित जो पाठक है इसको हम क्या करते हैं, पाठक दीक्षा के माध्यम से नवीन सेवाओं की जानकारी। जैसे कि पाठक दीक्षा तो हुआ कि आप जब फर्स्ट टाइम आए थे तो मैंने आपको सिलेबस बताया था, हम पुस्तकालय में ये पढ़ेंगे, 5 यूनिट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी पहले दिन हमने बात करी। सेकेंड डे जो है, अब नियमित पाठक हो गए, आप महीने 2 महीने पढ़ लिए, तो फिर मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ऐसा है, आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हो, अब हम नया प्रत्येक रविवार से टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो आप ऐसे थे जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप मेरे लिए जो रेगुलर जो यूजर हैं आप वो हैं। तो मैं आपको पहले से जो पढ़ रहे हो वो तो चल ही रहा है आपका, लेकिन एक अलग से और एडिशनल दे दिया हम ना कि इस संडे से हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपके लिए पहले से सूचना सारी थी इस कोचिंग में कैसे काम होगा, लेकिन और एडिशनल क्या मिलने वाला है। तो पाठक दीक्षा के माध्यम से नवीन सेवाओं की जानकारी, 2 चीजें हो गई, इनमें ही आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे साधारण जो प्रश्न करेगा, जो सिंपल आएगा और सीधा से एक प्रश्न पूछा। जब हमने रेडी रेफरेंस लिखा तो वहां पे लिखा था साधारण प्रश्न होगा और साधारण क्या होगा, उत्तर होगा, लिखा था साधारण प्रश्न और साधारण उत्तर। तो आपको यही तो याद रखना था। इसको क्या देंगे अपन, रेडी रेफरेंस दे देंगे। क्या दे देंगे, रेडी रेफरेंस। त्वरित यानी तुरंत पूछेगा, हैंड टू हैंड इसका अपन जवाब दे देंगे। और जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, क्या आप उसको तुरंत जवाब दे दोगे क्या, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को तुरंत जवाब देना बड़ा टेढ़ा काम है, वो तो प्रश्न ही बड़ा लेंथी पूछेगा। तो उसके लिए हम कौन सी सर्विस देंगे, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। इस चीज को अच्छे से समझना है आपको, ताकि अब इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हो ना। अगर मैं मान लीजिए साधारण प्रश्नकर्ता की जगह बारी बारी से उन चारों पाठकों को लिख दूं तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो ना। इसका मतलब आपने एक साथ ही 4 क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। पता लग गया किसको कौन सी सेवा देते हैं, नवीन पाठक आएगा, नया पाठक आएगा तो किस प्रकार की सेवा देंगे उसको अपन, पाठक दीक्षा दे देंगे। आसान सा प्रश्न है, पाठक दीक्षा में कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, पाठक दीक्षा आप लोगों को कभी मिली है कि यूजर ओरिएंटेशन, कभी आप कॉलेज गए होंगे तो कभी आपको नहीं मिला, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता था, लिया है कभी, लाइब्रेरी का लिया होगा, नहीं तो कंप्यूटर लैब का लिया होगा, होता था। बस वही ओरिएंटेशन होता है, जिसमें आपको बताया जाता था, सारी फैकल्टीज बैठ जाती, वो बताते हमारा सेशन ये होता है, ये सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये हमारी लाइब्रेरीज है, यहाँ से आप पुस्तक ले सकते हो, उसको इश्यू रिटर्न का वो सारे तरीके बता देते हैं, भाई ये आपको एक्स्ट्रा देना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो एक बार। पहले लिख लो नवीन पाठक और उसमें लिखवा देता हूँ इन पाठकों को दीक्षा का पूरा लाइन लिखवा देता हूँ आराम से, सेंटेंस, ठीक है।
सबसे पहले लिख लो नए पाठक या नवीन पाठक, नए पाठक या नवीन पाठक, और इसमें लिखो इन पाठकों को, इन पाठकों को दीक्षा कार्यक्रम, इन पाठकों को, इन पाठकों को दीक्षा कार्यक्रम के तहत, यूजर ओरिएंटेशन, दीक्षा कार्यक्रम के तहत पुस्तकालय कार्य, पुस्तकालय कार्य, पुस्तकालय की सेवा, पुस्तकालय की सेवा, पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी, और पुस्तकालय के विभाग, और पुस्तकालय के विभाग, और पुस्तकालय के विभाग, और पुस्तकालय के विभाग, इन सभी के बारे में, पुस्तकालय के विभाग, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाती है। अब आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाए, पुस्तकालय की सेवाओं के बारे में जानकारी किसमें दोगे, पुस्तकालय कर्मचारियों के बारे में किसमें दोगे, प्रशिक्षण के बारे में किसमें, तो सबकी जो जानकारी है वो हम नए पाठकों को एक बार जानकारी दे देंगे पाठक दीक्षा कार्यक्रम के तहत। ठीक है, इससे क्या होगा, पाठक फ्री हो जाएगा। अब पाठक को सारी जानकारी पता लग गया। कल मैंने आपको एक छोटा सा शब्द बताया था कि जब आप पुस्तकालय के अंदर एंट्री करोगे तो आप अपने सामान को कहाँ पे रखोगे, प्रॉपर्टी काउंटर पर। ठीक है, तो ऐसे सारी जानकारी उसको बताएंगे कि भैया आप कभी भी लाइब्रेरी के अंदर बैग को नहीं लेके आओगे, आप बाहर ही रख के आओगे। ठीक है, जब आप जाओगे, आपने मान लीजिए आज कोई पुस्तक इश्यू करवाई है, किसके लिए, यहाँ पढ़ने के लिए, उसको वापस से आपको जमा करवा के जाना है। ये नहीं कि आप मर्जी आए वहीं रख के चले गए। कई बार क्या होता है, पाठक अपनी खुद की मन पसंद से पुस्तक को इश्यू तो करवा लिया, लेकिन वापस से वो उस रैक में रखना चाहता है। उसको पता था कि मैंने निकाली तो इसमें से, लेकिन पाठक को एग्जैक्ट पता नहीं रहता। जब निकालते हैं, जब हमको ध्यान है कि यार हाँ ठीक है इस रो में से निकालिए, हम जल्दीबाजी में निकाल लेते हैं। लेकिन जब आप रखने जा रहे हो तो यूजर को थोड़ी पता है कि इसको कहाँ रखना है। तो वो रैक 1 के अंदर ही, जब उसकी स्थिति 4थे नंबर पे थी पुस्तक की, उसकी जगह उसने फर्स्ट रैंक को छोड़कर नीचे वाली रैक में पुस्तक को रख दिया। अब हमने तो देखा 111 पे एक पुस्तक थी, 112 पे एक थी, 111.1 पे, 112.1 पे, और हमने देखा एक पुस्तक गायब हो गई। भाई हमें थोड़ी पता है कि वहां नीचे रखी है ये, पाठक ने तो होशियारी कर दी, उसको तो जल्दीबाजी में लगा, उसको तो कि भाई मैं सही रख के जा रहा हूँ। आपने जो है उस पुस्तक को देखा, आप तो उसका नंबर देखोगे, और वहां नहीं मिली वो पुस्तक, तो आप क्या करोगे, हम तो पुस्तक को गायब ही समझेंगे। भाई ऐसे तो हो सकता है खूब सारी पुस्तकें हैं जो अपनी जगह पे नहीं, दूसरी जगह रखी हुई है, तो उसके लिए एक वर्ड आता है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि उस शब्द को हम क्या कहते हैं। एक तो शब्द है आपके सामने भंडार सत्यापन। में क्या अंतर है दोनों शब्दों में, एक है आपके सामने स्टॉक वेरिफिकेशन, और दूसरा शब्द है आपके सामने भंडार परिशोधन, स्टॉक रेक्टिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन में तो क्या करेंगे, पुस्तकों की, हर एक पुस्तकालय की एक लिमिट होती है कि आप पुस्तकालय के अंदर, जैसे एज लाइब्रेरियन लग गए, आपके पुस्तकालय के अंदर मान लीजिए 20,000 पुस्तक हैं, अलग अलग रूल्स हैं, 20,000 पुस्तकें हैं आपके पुस्तकालय में, तो आपको प्रति वर्ष पूरे एक बार पुस्तकालय का क्या करना है, आपको भंडार सत्यापन करना है।
जिसे अपन क्या कहते हैं, स्टॉक वेरिफिकेशन कहते हैं, ताकि हमें ये पता चले कौन कौन सी पुस्तकें गायब हो गई, कितनी कटी फटी हैं, कितनी पुस्तकें रिपेयरिंग सेक्शन में भेजनी है और कितनी पुस्तकें और हमें नीड है। इसके लिए हम क्या करते हैं, भंडार सत्यापन प्रति वर्ष कब करते हैं, जब 20,000 पुस्तकें हो हमारे पास में। 20,000 होंगी तो कितने करेंगे अपन, प्रति वर्ष करते हैं, प्रति वर्ष। लेकिन अगर 20,000 से ज्यादा है तो, अगर 20,000 से 50,000 हैं, 20,000 से 50,000, 20,000 से 50,000 हैं, तो ये प्रति वर्ष जो कर रहे थे ना, इसको अपन नहीं करेंगे। और प्रति वर्ष से हमको और छूट मिल जाएगी कि अपन चाहें तो 3 वर्ष तक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये 50,000 से अधिक हो जाएंगे तो 3 वर्ष से अधिक या 5 वर्ष तक, ठीक है। यानी ये लिमिट बढ़ेगी, इसकी एग्जैक्ट और मैं आपको सटीकता के साथ आगे लिखाऊंगा, ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको। कम पुस्तकें हैं तो प्रति वर्ष करोगे, ज्यादा है तो प्रति 2 वर्ष में कर लेंगे अपन। यानी ये जो है ये 3 वर्ष के बीच, यानी प्रति 2 वर्ष के बाद में कर लेंगे। 50,000 है तो 5 वर्ष तक, 3 वर्ष के बाद में। यानी एक कैटेगरी मिली आपको। ये क्या था, सिर्फ हम भंडार सत्यापन कर रहे थे। लेकिन इसके लिए ऐसे कोई रूल्स नहीं है कि भंडार सत्यापन, तो हमने कहा कि इसके लिए ईयर वाइज देख लेंगे, सत्यापन देख लेंगे। ये जो है इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि आज का जो काम है ना, इसको आज ही कर लें अपन। पाठक तो हर रोज पुस्तक पढ़ता है, अगर आज गलत लिख गया फिर कल दोबारा अगर कोई पाठक पुस्तक मांगेगा तो फिर हम उसको कहाँ से देंगे। तो हम सोचते हैं कि जितनी पुस्तकें हमने इश्यू करी है, जितनी हमने रिटर्न करी है, तो जो पाठक घर के लिए लेके जा रहा है उसकी पुस्तक को तो हम ही रखेंगे वापस से जगह पे, तो वो तो कभी गलत जगह जाएगी नहीं। ऐसी पुस्तकें जिनको यहाँ से पाठक ने ली, रीडिंग रूम में पढ़ा और वापस से फिर उसको पुस्तक को रखना था, तो ये डेली का काम हो गया। तो ये डेली बेसिस पे होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। भंडार परिशोधन ये होता है कि आज हमारे पास जो पुस्तकें रखी थी, एक बार अपन सरसरी नजर से देख लेते हैं कि 111, 112, 113 है और कहीं नीचे वाली रैक में 112 क्यों दिख रही है हमें, इसका मतलब ये गलत है। तो फिर हम वापस से उसको सही जगह पहुंचा दें। तो ये 2 शब्द हैं, भंडार सत्यापन और भंडार परिशोधन। तो ये सारी जानकारी जो है ना, हम यहाँ से ही देते हैं। पाठक को पता तो लगे कि भैया मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मुझे पुस्तक को इधर उधर नहीं करना है। पाठक को जितनी हमने जानकारी दे दी वो उतनी ही करे। तो पाठक को इन सब चीजों के बारे में जानकारी जो है वो क्या कहलाती है, अपने को नवीन पाठक को पाठक दीक्षा कहलाएगी। और पाठक दीक्षा के माध्यम से नवीन सेवाओं की जानकारी, नवीन सेवा किस तरह की थी, नवीन सेवा जैसे कि जो नए यूजर्स आए उनको बताना। तो नवीन मान कोई भी हमने नई सेवा दी, जैसे कि हमारे पुस्तकालय में खूब रोज यूजर आ रहे हैं, डेली की डेली हमारे पास में 500 पाठक हैं। हमने कहा उनको कि भाई हमारे पास में एक नई मैगजीन आई है और उस नई मैगजीन को अब आप सभी के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया है। इसका मतलब जो पहले से जो पाठक पढ़ रहे थे ना, उनके लिए एक और एडिशनल सेवा हमने ऐड कर दी है, ठीक है। बाकी रेडी रेफरेंस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस अपन ने अच्छे से डिटेल में पढ़ रखी है, ठीक है। तो ये बेसिक जो प्रोग्राम है यूजर ओरिएंटेशन का है, पाठक दीक्षा का है। अब कुछ टर्म्स हैं जिनको अपन संदर्भ सेवा के तौर पर ही देखते हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, आस्क यूर लाइब्रेरियन, एक आता है आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, या मतलब सेम सेम वर्ड है। ये इनकी बात करते हैं, है क्या है ये। आपसे पूछा जाएगा कि आस्क यूर लाइब्रेरियन जो है ये क्या है, पहली बात तो अपन कहेंगे भैया आस्क यूर लाइब्रेरियन, इसका मतलब संदर्भ लाइब्रेरियन से पूछे, इसका मतलब पूछना है तो संदर्भ सेवा हो जाएगा। तो संदर्भ सेवा का एक प्रकार है। सबसे पहला प्रश्न तो आस्क यूर लाइब्रेरियन क्या है, संदर्भ सेवा का एक प्रकार है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग क्या है, तो यह भी संदर्भ सेवा का, लाइब्रेरियन से कुछ भी पूछ लो, हाँ बिल्कुल सही है। तो यह भी एक संदर्भ सेवा का प्रकार है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए आस्क ए लाइब्रेरी, ये भी संदर्भ सेवा का प्रकार है। और आई एम लाइब्रेरियन, ये सारे के सारे ही संदर्भ सेवा के प्रकार है, ठीक है। तो एक बार इनको भी नोट करो, इन चारों को नोट करो।
आस्क योर लाइब्रेरियन, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, आस्क ए लाइब्रेरी और आई एम लाइब्रेरियन। आस्क योर लाइब्रेरियन क्या है? डिजिटल संदर्भ सेवा, ठीक है, सीधा सा पूछा जाएगा। आस्क योर लाइब्रेरियन क्या है? एक कार्यक्रम है और भी कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो डिजिटल संदर्भ सेवा के लिए एक प्रमुख पद है। आस्क योर लाइब्रेरियन यह डिजिटल संदर्भ सेवा के लिए प्रमुख पद है। और डिजिटल संदर्भ सेवा हमें पता ही है, ऐसी सेवाएं जिनको हम वहां जाके नहीं ले रहे, डिजिटल मोड में लेना चाह रहे हैं, वो डिजिटल कहलाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स आती है आपकी आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग। एग्जाम में पूछा गया है, 2016 आरपीएससी की जो एग्जाम थी उसमें पूछा गया, ठीक है। आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग क्या है? ये मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इस जो टर्म्स जो है इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था? मेलविल डेविस साहब के द्वारा। व्यक्तिगत तौर पे कभी भी आपसे बात की जाए तो किसके द्वारा दिया गया है? मेलविल डेविस। अब मेलविल डेविस साहब के बारे में किस चीज को पता है? इनके बारे में पता है कुछ थोड़ा बहुत? ठीक है, आपको पता है? नहीं है, कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन की महत्वपूर्ण हम स्कीम पढ़ेंगे आगे सिलेबस में, उसमें हम कई सारे नाम पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन होता क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। क्लासिफिकेशन होता है कि मान लीजिए यहाँ पे ये कुछ टेबल्स पड़ी थी, तो हमने देखो इनका वर्गीकरण किया था कि इधर ये छोटी वाली टेबल्स जो थी एक रो में रख दी, ये बड़ी वाली टेबल थी इनको एक साथ, यानी समान साइज, समान आकार, समान विशेषताओं की वस्तुओं को एक साथ रखना और असमान वस्तुओं को एक साथ रखना, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। और हर रोज हम क्लासिफिकेशन करते हैं जिंदगी में। अभी आप दुकान पे जाओगे, आपसे कहा कि जाओ 500 के खुले करा के लेके आओ, वो आपको अलग अलग नोट दे देगा, 100 के, 200 के, 50 के, 500 के, अलग अलग दे दिया उसने। 500 खुले किए, तब आपने क्या किया? आपने 10-10 के नोटों को एक साथ किया, 50-50 के एक साथ अरेंज कर लिया, 100-100 की एक साथ अरेंज कर लिया और सिक्कों को अलग अरेंज किया। इसका मतलब हमने एक क्लासिफिकेशन किया है ताकि हमें ध्यान रहे कि भाई ये हमारे पास में चीज है। तो जब हमने क्लासिफिकेशन जिंदगी में हर रोज क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जब हम पुस्तकों का क्लासिफिकेशन करेंगे तो बुक का क्लासिफिकेशन किस आधार पर करें? उन पे तो ऐसे कलर भी सेम नहीं है, उनका तो नाम भी सेम नहीं है, कुछ ना कुछ उनके अंदर डिफरेंट है। उसके लिए हमें क्लासिफिकेशन की स्कीम दी थी। एक तो ऐसा रंगनाथन साहब ने दी थी कोलन क्लासिफिकेशन, और उनसे पहले मेलविल डेविस साहब ने दी थी डीडीसी। हालांकि वर्गीकरण की और भी खूब सारी पद्धतियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो हम काम में लेते हैं वो इनका लेते हैं, एक कोलन है और एक डीडीसी है। तो कोलन क्लासिफिकेशन हमारे रंगनाथन साहब ने, जो ये देखो फोटो लग रही है, रंगनाथन साहब ने लिखी है, ठीक है। और डीडीसी की बात की जाए तो मेलविल डेविस साहब के द्वारा लिखी गई है। तो ये मेलविल डेविस साहब वही हैं, और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ये मेलविल डेविस साहब कहाँ के थे? अमेरिका के थे। तो इनके द्वारा यह टर्म्स दिया था आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, ठीक है। अगर आपसे संस्था के तौर पर पूछा जाए या ऑप्शन में सीधा सा पूछा जाए आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग एक प्रोग्राम है या एक कार्यक्रम है ILA का, ALA का, CLA का, SLA का, तो हमें ध्यान रखना है ALA का है। किसका है? ALA। अधिकांशतः प्रोग्राम जो है
वहाँ की एलसी के द्वारा, एलसी थी वहाँ की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, जो स्कीम है वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वहाँ का राष्ट्रीय पुस्तकालय उसके लिए विकसित किया गया था। लेकिन ये वहाँ का क्या है, पुस्तकालय संघ है। एएलए क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है। इसके द्वारा यह शब्द दिया है आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग। तो आपसे दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है। व्यक्ति के तौर पे पूछा जाए तो मेलविल डेवी साहब, और संस्था के तौर पर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा अपना एएलए हो जाएगा। ठीक है, दोनों का ध्यान रखना है। एएलए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। जब 1876 में पहली पत्रिका आई थी ना, कौन सी पत्रिका आई थी वो, लाइब्रेरी जर्नल, उसी वक्त इनके द्वारा एएलए की स्थापना की गई थी। उसी वक्त डीडीसी का पहला संस्करण लिखा गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को अच्छे से। नेक्स्ट है आस्क ए लाइब्रेरी। अब आपसे पूछा जाएगा आस्क योर लाइब्रेरी ना आस्क ए लाइब्रेरी। तो आस्क ए लाइब्रेरी जो है ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को हम आगे चलकर शॉर्ट में बार बार एलसी के नाम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एलसी क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसके द्वारा दी गई डिजिटल संदर्भ सेवा है ये। ठीक है, आज के लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दी गई एक डिजिटल संदर्भ सेवा है। और आईएम लाइब्रेरियन भी क्या है, यह भी एक डिजिटल संदर्भ सेवा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये टर्म्स चार पूछी जाती हैं। आस्क योर लाइब्रेरियन, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, आस्क ए लाइब्रेरियन और आई एम लाइब्रेरियन। चारों के चारों क्या है, ये डिजिटल संदर्भ सेवा के प्रकार हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट लिखिए EARS। या तो फुल फॉर्म पूछ ले जाए या सीधा सा पूछा जाए कि भाई है क्या है, तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू रेफरेंस सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस टू रेफरेंस सर्विस 1984 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर की जो यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा यह पद दिया गया था EARS। ठीक है, अब एग्जाम में सीधा सा पूछा है EARS क्या है, तो फुल फॉर्म पूछ लिया जाए किसके द्वारा, बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी थी, क्या नाम है, मैरीलैंड, कब, 1984। ठीक है, तो इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए, ये ऊपर EAR है और नीचे देखिए ERIC है, एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। आस्क एरिक, एरिक को कुछ भी पूछिए आप। ठीक है, तो एरिक क्या है, एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। ये टर्म्स दिया है 1992 में। लिख लिया। वापस से बोलो, आई एम लाइब्रेरियन और आस्क योर लाइब्रेरियन क्या है, ये डिजिटल संदर्भ सेवा। क्या है, डिजिटल संदर्भ सेवा। ठीक है, और आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग किसके द्वारा दिया गया है, मेलविल डेवी या EALA के द्वारा। किसके द्वारा, मेलविल डेवी या EALA के द्वारा। फिर है आपका आस्क ए लाइब्रेरी किसका प्रोग्राम है, तो LC का है। आस्क ए लाइब्रेरी किसका प्रोग्राम है,
एलसी का, एलसी क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, सबसे बड़ा पुस्तकालय, ठीक है। क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय। जैसे भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है, निष्क्रिय, अरे वो साइंस की है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कोलकाता के अंदर है वह भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है, कोलकाता के अंदर। ऐसे ही ये अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय है जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है। क्या है, उसकी एक डिजिटल संदर्भ सेवा है। फिर हमने दो वर्ड पढ़े, EARC और एरिक। EARC का मतलब क्या था, इसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, एक्सेस टू रेफरेंस सर्विस, ठीक है, 1984, मैरीलैंड, बाल्टीमोर। फिर आता है आपका एरिक 1992, एजुकेशन रिसोर्स यूनिफॉर्म सेंटर, अमेरिका का जो मुख्य सेंटर है ये, ठीक है, एजुकेशन रिसोर्स के लिए। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, एग्जाम में पूछा था सीधा सा टर्म्स, DSSB 2023 एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में पूछा था ये। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी 1995 किसके द्वारा दिया गया शब्द है, ठीक है, ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी के द्वारा। ड्रेक्सेल विश्वविद्यालय के द्वारा यह दिया गया था, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी 1995 में। नोट डाल के लिखोगे, अभी तक जो आस्क आ रहे थे ना, आस्क वो आ रहे थे अपने रेफरेंस सर्विस से, ठीक है, लेकिन ये दो आस्क और आ रहे हैं, ये रेफरेंस सर्विस से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए इनको यहीं पे लिख दिया मैंने आपको, ठीक है। पहला लिख लिया, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी 1995 किसके द्वारा दिया गया है, ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, अमेरिका के विश्वविद्यालय है। फिर उसके बाद में दो आस्क और आते हैं। एक आस्क आएगा सीधा सा, अप्रोच स्किल एंड नॉलेज। जब आपसे पूछा जाए ASK फुल फॉर्म है सीधा सब, और उसमें अगर ये मिलेगा तो आस्क अप्रोच और नॉलेज आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अगर आपसे अप्रोच स्किल और नॉलेज की बात कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि कंपनी में ऐसे लोग जिनके अंदर अप्रोच भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, और क्या हो, उनको नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये सब कंपनी की हम बात करते हैं तो ये प्रबंधन का हिस्सा हो जाता है। तो अगर ये आस्क सीधा पूछा जाए ASK और आगे कोष्टक में दे देगा आपको अप्रोच स्किल और नॉलेज, इसका संबंध किससे है, तो इसका ध्यान रखना है आपको, किससे है, मैनेजमेंट से है। किससे संबंध है इसका, मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट से इसका संबंध है, ठीक है, अप्रोच स्किल एंड नॉलेज। और अगर आपसे पूछा जाए एनामलस स्टेट ऑफ नॉलेज, यह शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो NJ बाल्किन के द्वारा दिया गया है। ज्ञान का विसंगतिपूर्ण अध्ययन जो है वो इसके अंदर आता है, ठीक है। तो यह है आपका किससे है, तो आपको ध्यान रख लेना है ये टर्म्स किसके द्वारा दी गई है, NJ बाल्किन के द्वारा दी गई है, NJ बाल्किन। ये यहां से अधिकांशतः आपके जो शब्द है ना वो यही टर्म्स है, ठीक है, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह सकता हूं। अच्छे से याद कर लिया तो इस टॉपिक में ये सब कुछ, इसका पूरा निचोड़ आ गया है। अब हम बात करेंगे CAS और SDI की। संदर्भ सेवा का ही एक अपर लेवल होता है जिसे अपन कहते हैं CAS और SDI, ठीक है। लिखना कुछ नहीं है, बस उसको एक बार समझ लीजिए, मैं उसको अच्छे से लिखा दूंगा आप लोगों को, पहले एक बार समझो। यहां तक तो हो गया ये। मैं अगर आपसे कहूं कि एरिक क्या है, एरिक, EARC क्या था, आस्क एरिक आ जाए, आस्क EARC आ जाए,
तब तो आपको क्या ध्यान रखना है, डिजिटल संदर्भ सेवा में ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये आस्क पूछ रहा है तो ये आस्क किस में चले जाएंगे आपके, ये अलग से टॉपिक है, कंफ्यूजन नहीं करना है अपने को, वहां उससे जोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी आ जाए तो क्या ध्यान रखना है आपको, ड्रक्सेल यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे लग रहा है आप लोगों को बाकी सब कुछ आ गया होगा, ठीक है। अब दो टर्म्स हैं, एक है आपका CAS, क्या है CAS, और दूसरा क्या है SDI। दोनों पद अलग अलग हैं लेकिन है ये उसी का एक पार्ट है। तो अगर आपसे पूछा जाए CAS जो है उसके प्रकार हैं, और अगर उसमें आपको मिल रहा है SDI, तो आप सोचोगे कि भाई CAS और SDI तो दोनों अलग अलग थे। तो यह CAS का ही एक प्रकार है, सबसे पहले तो ये समझ लेना है। यहाँ से एक प्रश्न फिक्स होता है, CAS और SDI से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो फिर जब CAS और SDI तो है तो इनको अपन अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं कि CAS बेसिकली, CAS का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो करंट अवेयरनेस सर्विस, ठीक है। ये है CAS का मतलब, समसामयिक जागरूकता करता है। वर्तमान की जो जितनी भी जानकारी अपडेट करनी है आपको, वो CAS के माध्यम से करेंगे। और वर्तमान की क्यों करना आवश्यक है, ये जानकारी CAS देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि सामान्य जो यूजर होते हैं ना उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट है ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उनके लिए ये जरूरी है। मान लीजिए मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं और मुझे वन रिपोर्ट 2019 की याद है, मुझे 21 की याद है, और वर्तमान में 2023 की वन रिपोर्ट आ गई, तो एग्जाम में तो रिसेंटली पढ़ानी है मुझे, और मैं पढ़ा रहा हूँ पुरानी वाली, तो वन रिपोर्ट तो 2 साल में हर बार नहीं आ जाती है ना। तो इसका मतलब अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट को वो डेटा ही याद नहीं होगा तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये हम CAS देते हैं, ठीक है। CAS का मतलब कि उसको नई चीजों से अपडेट करना। आपसे पूछा ILA का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, आपको वर्तमान से पहले का याद था। आपसे पूछा ALA का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, तो अब अगर आपको पता नहीं है तो आप तो पुराना वाला बताओगे, वर्तमान में चेंज हो गया। आपसे कल को कोई पूछेगा कि बताइए भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, जिसने नहीं पढ़ा तो वो बता देगा, जिसने पढ़ लिया वो तो अभी सोचेगा कि भाई अभी तो कुछ सोचा है, बताओ कौन है भारत के उपराष्ट्रपति है? हाँ हाँ बोलो, जगदीश धनखड़। आप बताओ, नहीं है पता? हाँ नया बनेगा, अभी बना नहीं है ना। हाँ तो यही तो सारी चीजें CAS के अंदर आती हैं, ठीक है। जब आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इन सब का समाधान जो है हम किसके माध्यम से करते हैं, CAS के माध्यम से। CAS के अंदर आपके कतरन सेवा, पीरियोडिकल्स, राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स, फोन ए कॉल, ये सारे के सारे हम CAS के माध्यम से देखते हैं। और CAS का ही एक अपर रूप होता है जिसे अपन कहते हैं SADI, सेलेक्टिव डिजामिनेशन इंफॉर्मेशन। कि CAS में तो क्या कर रहे थे, हम सब पाठकों को एक सेम कॉमन जो चीज थी उसके बारे में हम जानकारी दे रहे थे। लेकिन जब हम SDI कर रहे हैं, सेलेक्टिव डिजामिनेशन, जिसका मतलब ही सेलेक्टिव है, तो अब उन सब चीजों से हम अलग हटकर उस पाठक को उसकी जानकारी के अनुसार की चीजें प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इसको SDI कहते हैं। ये CAS का एक अपडेटेड रूप है, पहली बात तो, ठीक है। SDI, अब SDI जो है इसको जैसे हमने कहा कि सेलेक्टिव डिजामिनेशन इंफॉर्मेशन है, तो जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब यह जो सेवा है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट वाली सेवा आ जाएगी, ठीक है। CAS में ऐसा कोई आपको टर्म्स याद नहीं रखना है, ये इलेक्ट्रॉनिक, CAS जनरल एक सेवा थी, और SDI जो है ये किस में आ जाएगी, आपके एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट का मतलब हुआ कि अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से यह सेवा प्रदान करेंगे। एक वर्ड याद रखना है हमको यहाँ पर, HP
लोहान, हैंस पीटर लोहान, ठीक है। HP लोहान साहब जो है, आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स, ये भी पद पढ़ेंगे ना, ये भी HP लोहान साहब के द्वारा दिए गए, ठीक है। तो यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, HP लोहान साहब। ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो थी ना, IBM जो कंपनी है ना, जिसने कंप्यूटर के बारे में आविष्कार किया, उसके पुर्जे बनाए थे, उसमें ये काम करते थे उस वक्त। उनके द्वारा ये शब्द दिया था SDI, और इन्होंने कहा कि ऐसे पाठक जिनको एक सामान्य इंफॉर्मेशन दे दी और उससे काम चल रहा है, तो उनके लिए तो अपन कौन सी सेवा दे देते हैं, CAS दे देते हैं, कि सबके लिए सूचना पहुंच जाए। और ऐसे पाठक जिनको सिर्फ एक छोटे से टॉपिक के ऊपर अच्छे से रिसर्च करना है, वो इतनी सारी दुनियादारी की पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहता, उनके लिए अपन क्या करते हैं, ऑनलाइन मोड पे आ जाते हैं। और ऑनलाइन मोड पे क्या करेंगे, एक तरफ तो हम सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना लेंगे, और एक तरफ क्या करेंगे, अपन सारे जितने भी हमारे पास में यूजर्स हैं जिनको इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, उनकी अपन लिस्ट बना लेंगे। और उनकी लिस्ट बना के क्या करेंगे, उनको मैच करेंगे कि भाई इस पाठक को ये चाहिए था और ये हमारे पास में है या नहीं, ठीक है। तो जब हम सेलेक्ट करके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी SDI, जिसका नाम ही सेलेक्टिव डिजामिनेशन इंफॉर्मेशन है। तो इन दोनों चीज़ों का अर्थ समझ में आया। CAS तो क्या है, एक कॉमन सेवा है, जिसमें क्या करते हैं, हम पाठक को वर्तमान समय के बारे में अपडेट करवाते हैं, उसको जानकारी देते हैं, ठीक है। और SDI क्या है, उसी का अपडेटेड रूप है, सेलेक्टिव डिजामिनेशन इंफॉर्मेशन। SDI क्या है, उसी का एक अपडेटेड रूप है, अलग अलग नहीं है दोनों चीजें, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इनके स्टेप क्या हैं, उसको अपन देख लेते हैं। जैसे CAS जो है, CAS क्या है, करंट अवेयरनेस सर्विस है, वर्तमान जागरूकता सेवा है, ठीक है। क्या है, वर्तमान जागरूकता सेवा। और SDI क्या है, सेलेक्टिव डिजामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, का मतलब हुआ चयनात्मक, चयन करेंगे इसका। कैसा है ये, चयनात्मक सूचना सेवा। इन दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अब मेन जो क्वेश्चन जो आएगा ना, वो इसके स्टेप से आता है, पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि ये दोनों चीज एक है या अलग अलग है, एक ही है। SDI किसका पार्ट है, CAS का पार्ट है। SDI किसका पार्ट है, CAS का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब CAS जो है, इसमें अपन क्या करते हैं, एक वर्ड आता है आपसे, राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स। राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास में पत्रिकाएं थी, हमने क्या किया, उन सब पत्रिकाओं को डिस्प्ले कर दिया, या हमने क्या किया, पत्रिकाओं को अलग अलग विभाग में भेज दिया। इसका मतलब वो सारे पाठक पढ़ लेंगे, तो उन चीजों को प्रदर्शित करना, राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स यानी पत्रिकाओं को प्रदर्शनी करना। दूसरा था, आज न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी कटिंग आई, समाचार पत्र में के अंदर एक अच्छी सी कटिंग आई, हमने क्या किया, इसको काट के और डिस्प्ले बोर्ड पे लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, CAS हो जाएगा। अपडेट ही तो कर रहे हैं, नई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सारे प्रकार जो हैं, ये किसके होते हैं, CAS के। और SDI जो है, SDI में क्या होगा, SDI और CAS में बेसिक जो अंतर है वो है, यह सेवा जो है सामान्य तौर पर दी जाएगी, और यह है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जाएगी। सेलेक्टिव है डिजिटल के माध्यम से। अब देखो, इसको याद करने का तरीका बता देता हूं मैं आपको। ये क्या है, SDI है ना, इसको अपन लिख देते हैं क्या, शादी। क्या लिख देते हैं, शादी लिख देते हैं। शादी तो है, अब शादी करने का प्रोसेस तो पता है आप लोगों को, शादी.com है वेबसाइट, है ना, एक वेबसाइट शादी.com, जोड़े तलाशते हैं अपन, तो वहां पे दोनों की प्रोफाइल बनती है, नहीं बनाई, अजय क्या नाम आपका, अजय, प्रोफाइल नहीं बनाई, बनाना वहां पे, ठीक है। फिर वहां पे आपके मैचिंग के ना वो आया करेंगे वहां से। तो ये बेसिकली SDI जो है ना, इस पे सेम इसी तरह से प्रोग्राम होगा, यानी कि इधर जैसे मान लीजिए एक ये यूजर है, और इधर आपका क्या है, डॉक्यूमेंट है। इन दोनों के बारे में हमने पहले जानकारी दे दी, जैसे कि वो कुंडली अपलोड करते हैं ना, पहले
इधर से लड़के की कुंडली अपलोड कर दी, इधर लड़की की कुंडली अपलोड कर दी, और फिर वापस से मैच करेगा। वो जो शादी.com वाला है ना, वो मैच करता है कि भैया इनके गुण मिल रहे हैं या इनकी आवश्यकता जो है वो सेम मिल रही है क्या। तो ये उसी तरह का है। इधर क्या है, यूजर है, इधर क्या है आपका डॉक्यूमेंट है। दोनों को क्या कर लेंगे हम, सबसे पहले उनका बेसिक जो बायोडेटा है ना, बेसिक जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको अपडेट कर देंगे। यूजर की तो क्या करेंगे कि ये पाठक है, ये इसका नाम है, ये इसको इस विषय का ये एरिया है इसका, और इसको इस विषय से संबंधित जानकारी चाहिए। और फिर प्रलेख के बारे में, प्रलेख का नाम, कॉल नंबर, इसके सब्जेक्ट, इसके अंदर कौन कौन से विषयों का वर्णन है, इसकी इंडेक्स, उन सब की जानकारी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो पहला काम तो होता है कि दोनों के बारे में उनका रिकॉर्ड चढ़ाना। सबसे पहला काम क्या होता है, एक तरफ हम यूजर की प्रोफाइल बनाएंगे और दूसरी तरफ क्या होगा, हम डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल बनाएंगे। तो एसडीआई के अंदर हमारा पहला जो काम है, सबसे पहला, इसको अपन चरण के अंदर काउंट नहीं करते, इसके स्टेप होते हैं, आगे चलकर हम स्टेप पढ़ेंगे। अभी हम एसडीआई के अंदर सीधा सिंपल सा काम कर रहे हैं। क्या किया है हमने एसडीआई के अंदर, सबसे पहले हमने काम देखा कि एसडीआई के अंदर एक प्रोफाइल तो हमने किसकी बनाई भैया, यूजर की, ठीक है, यूजर की प्रोफाइल बना दी, और दूसरी प्रोफाइल हमने किसकी बना दी, डॉक्यूमेंट की। अब हमारे पास में दो चीजें तो हो गई। ऐसे करके हमने खूब सारे पुस्तकालय के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनकी प्रोफाइल रेडी कर ली, और एक तरफ ऐसे यूजर जो हमसे इंफॉर्मेशन चाह रहे थे सिलेक्टेड टॉपिक पे, उनकी हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर ली और उन दोनों का डेटा जो है ऑनलाइन चढ़ा दिया। तो पहला काम क्या किया है हमने, प्रोफाइल को तैयार करना। ये किसके चरण है, एसडीआई के स्टेप पढ़ेंगे ना, वो आगे चलकर काम आएंगे, ठीक है। सीएएस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन एसडीआई कहते हैं। क्या है, एसडीआई, ठीक है। उसमें हमने दो काम किया, एक यूजर की प्रोफाइल तैयार करी और एक किसकी करी, डॉक्यूमेंट की, ठीक है। अब देखिए उसके पूछे जाते हैं 6 चरण। क्या पूछे जाते हैं, 6 स्टेप ऑफ एसडीआई। एसडीआई के कितने चरण हैं, 6 चरण है। कितने चरण है, 6। पहला काम तो हमने सीधा सा कर दिया था, ये तो पाठक की प्रोफाइल बना दी थी, और ये क्या किया हमने, डॉक्यूमेंट की प्रलेख, यानी जो डॉक्यूमेंट था उसकी प्रोफाइल बना दी, बेसिक काम किया था। उसके बाद में हमने क्या किया, अरे कुंडली मैच करते हैं ना, तो बस कुंडली मैच कर ली। पहले काम, इन दोनों को हमने मैच किया कि क्या इनकी आवश्यकता जो है वो सेम है। जब हमने मैच किया तो मैच करने के बाद में हम कुछ तो सेलेक्ट करेंगे कि ये पसंद आया नहीं आया। तो हमने क्या किया, सेकंड नंबर पे क्या किया है, उसका सिलेक्शन यानी कि चयन किया है, ठीक है। मैच का मतलब हुआ कि हमने क्या किया है, उसमें मिलान किया है। तो मैचिंग, फिर क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्शन। अब हमने सेलेक्ट कर लिया कि इस पाठक को हम ये सूचना दे सकते हैं, तो हमने क्या किया, उस पाठक को हमने नोटिफिकेशन भेज दिया कि आपकी जानकारी की चीज हमें मिल गई है। इसका मतलब फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, ठीक है, नोटिफिकेशन। और नोटिफिकेशन जो है भेजने के बाद में अब हमने उसको वो डॉक्यूमेंट संबंधित जो है वो भेज दिया है। यानी स्टार्टिंग से हमने ये किया है, 3 चरण किए। तो जब हम उसको भेज देंगे, अब वो पढ़ लेगा, तभी तो हम उससे क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे। अगर वो पढ़ेगा नहीं, उससे पहले फीडबैक ले सकते हैं क्या। तो एग्जाम में प्रश्न आया था कि फीडबैक, प्रतिपुष्टि, निम्न में से कौन सी एक सेवा का चरण है, सीएएस, एसडीआई, रेडी रेफरेंस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस। तो किसके अंदर आएगा, ये एसडीआई के अंदर आएगा। तो यहां से इन स्टेप से प्रश्न पूछता है वो एग्जामिनर, ठीक है, इसलिए इनको याद रखना है। ऐसे क्रम नहीं पूछेगा, अगर क्रम पूछ ले तो अलग चीज है, लेकिन वो तो बहुत बाद की बात है। अभी तक जो प्रश्न पूछा है वो फीडबैक से पूछता है अधिकांशतः, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, उन दोनों को मैच किया था, एक तो पाठक की प्रोफाइल को, एक डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल को, इनको मैच कर लिया। यानी पहला स्टेप, पहला काम मैचिंग का। दूसरा क्या था, सिलेक्शन का। तीसरा क्या था, नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन के बाद में हमने उससे फीडबैक लिया कि भैया हमने जो तुझे डॉक्यूमेंट दिया था ना, वो तेरे काम का था क्या। उसने कहा कि हाँ सर मेरे काम का था। तो हमने कहा ठीक है, आपके काम का था, तो हम क्या करेंगे, ये मॉडिफिकेशन खत्म हो जाएगा और ये पाठक की मांग की आपूर्ति है ना, ये पूरी हो गई। अगर उसने कह दिया कि आपने जो जानकारी दी है
वो तो मेरे काम की थी, मेरा काम हो गया, तो इसका मतलब ये वाला स्टेप जो है इसकी जरूरत ही नहीं है, मॉडिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मामला हम यही कंप्लीट कर देंगे कि भैया पाठक की पूर्ति हो गई है। लेकिन उसने कहा कि साहब आपने जो भेजा है ना वो उस टॉपिक से संबंधित तो था, लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं दे रहा था, मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो एग्जैक्ट उसमें नहीं है। तो हम कह रहे कोई बात नहीं, हमारे पास में और विकल्प हैं, हम आपको दूसरी सेवा प्रदान करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, समायोजित करते हैं, उसको समायोजन करते हैं कि हम इसको और दूसरा कोई डॉक्यूमेंट दे देते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टॉप हुआ क्या, मॉडिफिकेशन किया, और मॉडिफिकेशन के बाद में दोबारा से हमने उसको डॉक्यूमेंट दिया, तब हमने पाठक के मांग की पूर्ति की थी। तो ये सारे के सारे स्टेप किसके होते हैं, एसडीआई के। जो इलेक्ट्रॉनिक सेवा है पीटर लोहांस के द्वारा 1959 में जिसको प्रारंभ किया था, यह सेवा एसडीआई है और ये इसके चरण हैं। पहला काम क्या करते हैं, एक तरफ प्रलेख तैयार करते हैं यूजर की प्रोफाइल, एक तरफ डॉक्यूमेंट, इन दोनों को तैयार कर लेंगे और उसके बाद में हम ऑनलाइन यानी इलेक्ट्रॉनिक संसाधन के माध्यम से उनको हम मैच करेंगे। मैच करने के बाद में हम उसका सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन के बाद में हम उसको नोटिफिकेशन देंगे, फिर फीडबैक, मॉडिफिकेशन और पाठक के मांग की पूर्ति। ये चरण है किसके, एसडीआई के, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको याद करना पहले जरूरी है। लिखने को तो अपन कभी भी लिख लेंगे, अगर समझ में आ जाएगा ना तो आप अच्छे से इसको कर दोगे। कुछ भी कॉपी में लिखा हुआ नहीं है तो भी दिमाग में लिख गया ये, और अगर आप इसको कितना भी लिख के याद कर लो, ये याद करने वाली चीज है ही नहीं, ये समझने वाली चीज थी। तो समझ में आया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो हम इसको में कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ आपको ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है। इसमें किसके द्वारा विकसित किया गया है, एसपी लोहान साहब के द्वारा। कब किया था, 1959 में किया गया था। ठीक है, तो ये आसान है, बहुत आसान टॉपिक है, प्रश्न आपको 100% मिलेगा यहां से। वापस से बताओ कितने चरण हैं, 6 चरण हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहला चरण कौन सा था, मैचिंग, फिर क्या कर रहे थे अपन, सिलेक्शन, फिर नोटिफिकेशन, फिर फीडबैक। देखो 4 चरण याद करने पहले स्टार्टिंग के, ठीक है, लास्ट के 2 चरण हमें बात ही नहीं करनी। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, मैचिंग, फिर क्या कर रहे हैं हम, सिलेक्शन, फिर क्या कर रहे हैं हम, नोटिफिकेशन, फिर क्या कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो फीडबैक दिया जाता है ना, फिर वो कहता है हमें रेटिंग दीजिए। ठीक है, ऐसे ही हम उससे फीडबैक ले रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सिलेक्शन, फिर क्या किया हमने, मैचिंग, पहले क्या किया, सिलेक्शन, फिर क्या किया, पहले क्या किया, मैचिंग, फिर क्या किया, सिलेक्शन, फिर क्या किया, नोटिफिकेशन, फिर क्या किया, फीडबैक। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए नोटिफिकेशन किसका कार्य है, फीडबैक किसका कार्य है, मैचिंग किसका कार्य है, तो सब एसडीआई के कार्य है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है, थोड़ा सा एक बार इन स्टेप को अच्छे से याद करना है। अब इसमें ये सबसे ज्यादा रट्टा मारने वाली यूनिट है, रेफरेंस सर्विस जो है ना, रट्टा मारने वाली यूनिट है। छोटी यूनिट है लेकिन मतलब नंबर बहुत अच्छे देखे जाएगी, ये इस चीज गारंटी है। मैनेजमेंट रेफरेंस ऐसी है जो छोटी यूनिट है, फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं ना तो अब तक सन की लाइन लगी हुई होती, इसमें तो गिने चुने अभी सन आए। देखो एक टॉपिक आएगा इसके अंदर जहां हम संस्थाएं पढ़ेंगे, वहां थोड़े से ईयर आएंगे, बाकी इसमें ईयर ज्यादा नहीं आएंगे। ठीक है, आसान है, इजी वे में आपको समझ में आएगी। पूरी यूनिट का, जैसे मान लीजिए आपने 3 दिन की क्लास ले ली, तो जब आप कल वापस से इसका क्लास लो, उससे पहले आपको क्या करना है, कहीं पे भी खाली पेज लिया, पहले दिन के लेक्चर में आपने ये पढ़ा था, उनको ऐसे आंख बंद करके शॉर्ट नोट्स के तौर पे लिख दो। उसके बारे में कुछ डेफिनेशन नहीं लिखनी। सबसे पहले हमने पढ़ा था संदर्भ सेवा का अर्थ, इतिहास, परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत, मतलब सिर्फ आपको इस तरह से नोट डाउन करना है। पहले टॉपिक के नाम लिखने, फिर उनके बारे में 2-2 लाइन याद आ रही है ना तो वो लिखनी है। और ऐसे अगर आप रिविजन करते रहोगे ना तो सब याद रहेगा, और अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो ये सब बराबर हो जाएगा। कितना भी पढ़ लो, लाइब्रेरी साइंस ऐसी है, अगर आपने 15 दिन भी छोड़ दिया ना सब बराबर। मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ, 18 से पढ़ा रहा हूँ, जब भी मुझे याद नहीं रहते फैक्ट, भाई हर एक चीज याद नहीं रहेगी आपको, कंसेप्ट आपके क्लियर हो सकते हैं लेकिन सारे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं होता है। इसके लिए बार बार क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ अभी आपके पास में कंटेंट कम है, 3 दिन का लेक्चर है, इसको आसाम से आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ही दिमाग में छप जाएगा। फिर बाद में आपको जब मैनेजमेंटल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाएंगे तो जब कंटेंट ज्यादा हो उसके बजाय कम से कम 1 यूनिट तो तैयार हो जाए।
फिर जब ये यूनिट आप तैयार कर लोगे तो वापस से फिर क्या करना है अपने को, 7 दिन 10 दिन में कभी कभार हम एक बार देख लेंगे तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही ये 2 एक टॉपिक हो जाएंगे तो मैं एक टेस्ट ले लूंगा आप लोगों का। टॉपिक वाइज जो टेस्ट है वो कम से कम इतना लो कि 50 एक क्वेश्चन का मैटर पढ़ा दो, फिर एक टेस्ट ले लो, 50 एक क्वेश्चन का मैटर हो जाएगा, फिर टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहो, कल कंटिन्यू करेंगे, इतना ही, ठीक है। धीरे धीरे करते हैं। फिर जब ये थोड़ा सा चीज़ें समझने लग जाएंगे तो और इसका टाइम बढ़ा देंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सेप्ट कर देंगे इसको, ठीक है। कल इसको वापस से लिख लेंगे।